बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैक्ट फाइंडिंग विद दस्तद कर। मैं उसामा जाहिद हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में सीनियर तहकीकाती सहाफ़ी तजज़ियाकार असद खैल साहब। नाज़रीन, पेशावर हाई कोर्ट ने एक दफ़ा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खुशखबरी सुनाई है। तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला उनको वापस दे दिया है। अब बल्ला तो वापस मिल गया है, ये कितनी देर के लिए है? क्या सुप्रीम कोर्ट की जानिब ये फैसला जाएगा या फिर तहरीक इंसाफ जो है उनके लिए हतमी खुशखबरी है कि इसके बाद उनसे दोबारा बल्ले का निशान जो है नहीं लिया जाएगा जिस तरह से हमने पहले देखा। और इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। खल साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के लिए तो खुशखबरी है, बल्ले का हसूल जो हो चुका है, लेकिन अब क्या लगता है कि बल्ला दोबारा जा सकता है वापस या रहेगा बल्ला पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो ये है कि पीटीआई कारकुनान के लिए और एज ए पार्टी के लिए तो एक अच्छी खबर है कि पेशावर हाई कोर्ट ने जो पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है उनको कालअदम करार दिया था, उस फैसले को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले को कालअदम करार देते हुए पीटीआई को बल्ले का निशान अलाट किया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा है कि इसको अपनी वेबसाइट पर भी बल्ले के निशान को दीगर जमातों के इंतखाबी निशान की तरह फौरी तौर पर वहाँ पे भी इसको किया जाए, उसमें शामिल किया जाए। दूसरी बात ये है कि एक तरफ ये खुशखबरी भी है और मामला ये सुप्रीम कोर्ट तक फिर जाने का अंदेशा भी बल्कि कभी इम्कान है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो जाएगा वहाँ पे इसके खिलाफ या कोई भी जो भी इसके अंदर जो इन्वॉल्व पार्टीज़ हैं। लेकिन दूसरी जानब आप देखें कि जो बानी चेयरमैन पीटीआई हैं वो 2024 के इलेक्शन के पूरे प्रोसेस से बाहर हो गए। अब वो किसी भी कौमी जो है हल्का वहाँ से वो इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकते। लेकिन जो बल्ले का निशान वापस मिलना है, इसको बहुत बड़ी अचीवमेंट समझा जा रहा है। और पीटीआई के जो अहदेदार हैं, जिस तरह बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा है कि अब उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क में पीटीआई को इंतखाबात के अंदर जो कामयाबी जो है उससे कोई नहीं रोक सकता। तो अब एक तरफ तो ये सूरत हाल है और दूसरी जानब जो है इलेक्शन के हवाले से अभी वो जो गहमा गहमी होती है या जो जोश व जज्बा होता है या जिस तरीके से एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ सरगर्मियाँ इंतखाबी होती हैं, वो अभी तक भी नज़र नहीं आ रही। और अभी भी कुछ लोग जो है ये समझ रहे हैं कि शायद इलेक्शन जो है वो ना हो। हालांकि इसमें कोई अब हर्डल्स नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानब से तमाम अमूर जो है अपने शेड्यूल के मुताबिक चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। लगता है कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाएंगे? शहर इक़्तिदार की फ़िज़ाएं कहती हैं कि इलेक्शन 8 फरवरी को नहीं हो रहे। देखिए, हम तो अभी उम्मीद हमें रखनी चाहिए और ये एक ज़रूरत भी है और नागज़ीर भी है मुल्क के लिए कि इंतखाबात, लेकिन जिस इन्वायरमेंट के अंदर या जिन हालात के अंदर या जिस तरीके से ये इलेक्शन हो रहे हैं, जो इलेक्शन के लिए जो एक मकसद होता है, जो एक अचीव करना होता है, वो ये होता है कि कौम की जो नुमाइंदा हुकूमत होती है वो बरसर इक़्तिदार में 5 साल के लिए आए और वो आवाम के जो उमंगों के मुताबिक और वो फैसले करे और कुछ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म जो पॉलिसीज़ बनाए। लेकिन जहाँ मामला थोड़ा डिफरेंट नज़र आ रहा है कि इस इलेक्शन का जो पूरा प्रोसेस है उसके ऊपर बहुत सारे अभी तक शकूक व शुबहात हैं, सवालात हैं, तहफ़्ज़ात हैं। और अंदाज़ा ये लगा लें कि जो भी हर कौमी या सूबाई असम्बली से जो पीटीआई के हवाले से जो एक्टिव लोग हैं, जो रहनुमा हैं या जिनका इन्फ्लुएंस हो सकता है इंतखाबी अमल के ऊपर, उनके घरों में जो छापों का सिलसिला जारी है और वो लोग रिपोश हैं। यानी ये एक तरफा ट्रैफिक जिस तरह लग रहा है कि चल रही है। अब देखना ये है कि क्या ये 8 फरवरी को इलेक्शन जो होते हैं इस तरह के माहौल के अंदर क्या उनके नताइज को तस्लीम कर लिया जाएगा और क्या उन इलेक्शन के अंदर जिस तरह के इंतखाबी सरगर्मियों में तो कोई भरपूर जोश व खरोश नज़र नहीं आ रहा, क्या इंतखाबी सरगर्मियों की तरह अगर 8 फरवरी को भी पोलिंग डे के दिन भी अगर कोई वहाँ पे गहमा गहमी नज़र ना आ रही और टर्नआउट बहुत कम अगर हुआ, तो मैं समझता हूँ कि जो पीटीआई के लिए ये चीज़ जो है फिर ये उनके लिए यानी ये परेशान कुन भी होगी। और दूसरी जानब जो है अगर बहुत ज़्यादा सवाल यहाँ पे एक और है, हो गया। जी जी सवाल यहाँ पे एक और है, बानी पीटीआई को जिस तरह से
2024 के इलेक्शन से इस टेन्योर से बाहर कर दिया गया। कोई चांस बचता है कि बानी चेयरमैन किसी तरीके से दोबारा फील्ड में आ सके? अब मुस्तरद कागजात हो गए तो कोई ऑप्शन नहीं बचता इसके बाद, क्या कहें? देखिए फिर वही है बात, सुप्रीम कोर्ट तक फॉरम ये मौजूद है। और ये जिस तरह बल्ले के निशान के हवाले से आप देखें ना कि ये आंख मिचोले का सिलसिला जारी है, कभी उनको दे दिया जाता है, कभी वापस ले लिया जाता है, फिर कभी दे दिया जाता है। तो अब मामला ये है कि उनके इंतखाबात के हवाले से जो कागजात मुस्तरद हुए हैं, इसको भी यकीनी तौर पर पीटीआई चैलेंज करेगी और सुप्रीम कोर्ट ने जाके हतमी फैसला करना है कि वो इस फैसले को इंडोर्स करती है, इसकी तौसीक करती है या इस फैसले को कालदम करार देती है। तो ये डिपेंड करता है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर। बहरहाल आज के दिन तक तो वो इंतखाबात के अंदर हिस्सा लेने के हवाले से अहल नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को कालदम करार दे देती है तो फिर वो हिस्सा इंतखाबात में ले सकते हैं। सही है। तो ये बेसिकली पीटीआई के लिए भी मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ा एक उनका नर्व्स का एक इम्तहान है कि उनके साथ बार बार ये जो है मामला हो रहा है और अभी तक भी उनको ये श्योर नहीं है शायद कि ये जो बल्ले का निशान है ये 8 फरवरी तक ये है बरकरार रहेगा या फिर उनसे ये छीन लिया जाएगा। और इसी तरीके से चेयरमैन पीटीआई जो है उस हवाले से पीटीआई की अगर वकला से बात की जाती है, जो उनके हम ख्याल हैं या उनके जो लीगल अफेयर्स देखते हैं, तो वो तो कहते हैं कि जो बानी चेयरमैन पीटीआई हैं उनके इलेक्शन 2024 के अंदर जो है वो पार्टिसिपेशन जो है वो होगी। और इस हवाले से वो पूरी उम्मीद है, सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान की जानब से उम्मीद लगाए बैठे हैं। दूसरी जानब जो है अगर उनकी दिगर जो जमातें हैं जो एंटी पीटीआई हैं, ख़ास तौर पर नून लीग, तो उनसे अगर बात की जाए तो वो कहते हैं जी वो किसी सूरत भी इलेक्शन के बैरिस्टर गौहर भी इस चीज़ का इजहार कर चुके हैं कि अगर अब बल्ला मिल गया है तो जीतने से कोई इलेक्शन नहीं रोक सकता। बल्ला कितनी देर के लिए ये तो अपनी बात नहीं है, मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। इलेक्शन कमीशन अगर सुप्रीम कोर्ट का रुख करता है तो हालात जो हैं वो बदल भी सकते हैं। खल साहब, इसके अलावा जहाँ पर तरीके इंसाफ एक दलदल में कह लें फंसी है, अपने ही बिछाए हुए जो उनके लिए माइंस हैं उसमें गिर गई। मियाँ साहब इस वक्त बड़े शशोपंज का शिकार हैं। मुसलसल इसको हम कवर कर रहे हैं, देख रहे हैं कब वो टिकटों की जो है अनाउंसमेंट करते हैं, लेकिन अभी तक वाजे कुछ नहीं है। अभी जो इलेक्टेबल्स हैं उनको भी जगह देनी है, पार्टी के वर्कर्स को भी देनी है, पैराशूटर्स भी हैं, सबको एडजस्ट करना है। मियाँ साहब इस इम्तिहान से नब्रत आजमा हो सकेंगे? देखिए इम्तहान तो जारी बात है, वो पर्चा जब आता है तो आपको पर्चा तो देना ही करना पड़ता है। अब उसके बाद उस पर्चे के जो नतीजा क्या निकलता है कि आप पास होते हैं या फेल होते हैं, वो तो जब उसका रिजल्ट आता है, नतीजा आता है तो वो तो पता चल जाएगा। लेकिन सूरत हाल ये है कि अभी तक भी नून लीग जो है मुख्तलिफ हलकों के अंदर जो है वो टिकटों का फैसला जो है वो फाइनल नहीं कर सकी, अपने उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त नहीं दे सकी। अब नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब और दीगर जो सीनियर लीडरशिप है वो कोशिश कर रहे हैं कि जो जिन जिन हलकों के अंदर अभी तक फैसला नहीं हो पाया, नून लीग की जानब से ये दावा किया जा रहा है कि वहाँ पे बहुत हद तक ये मामला जो है वो हल कर लिए जाएंगे और ये कर लिए गए हैं और कोई बहुत बड़ा ये पार्टी के लिए कोई इशू नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब जो है उन्होंने की जानब से भी ये बात आई है सामने और ये भी कहा जा रहा है कि 1-2 दिन तक जो है ये मामला जो है अफाम व तफहीम से हल होते हो जाएंगे और 1-2 दिन तक जो है हतमी फहरिस्त नून लीग जो है वो जारी कर देगी। लेकिन कल साहब ग्राउंड रियलिटी जो है वो कुछ अलग है, लेकिन हमेशा की तरह सब अच्छा की रिपोर्ट पहुंचाई जा रही है। कल भी ये बात कर रहे थे ना, क्यादत ने तो यही कहना है, लेकिन जो वही बात है कि जो ग्राउंड के ऊपर है, जो ज़मीनी हकायक है इन हलकों के हवाले से, जहाँ तक अभी तक हतमी फैसला करने में नून लीग कामयाब नहीं हो सकी, वो तो स्टिल जो है वो इस तरह पार्टी के लिए, PMLN के लिए एम्बेरसमेंट वहाँ पे मौजूद है। क्योंकि जिन लोगों को अपने ही साबिक कौमी या सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों की जगह पे वहाँ पे जो PTI के मुनरफ अरकान हैं उनको एडजस्ट करने के लिए या उनको नून लीग का टिकट देने के लिए जब क्यादत जो है इस पर बजिद है, तो दूसरी जानब वो भी इस चीज़ पर बजिद है कि अगर उनको टिकट नहीं दिया गया तो वो आज़ाद हसीयत में इलेक्शन जो है उसके अंदर हिस्सा लेंगे। अब ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है नून लीग के लिए, क्योंकि ऐसे इलाकों में वो मुनरफ अरकान को टिकट देते हैं और दूसरी जानब जो है नून लीग के साबिक कौमी या सूबाई असम्बली वाले उम्मीदवार जो है वो भी मैदान में आ जाते हैं। तो वोट जो है बेसिकली जो कि वो तो तकसीम होगा, जो एंटी PTI वोट होगा एक और चीज़ वो तकसीम हो जाएगा और उनकी उन हलकों के अंदर जो है सीटें मजीद कम होने का
इम्कान मौजूद है अच्छा, और यही वही- वजह है कि आज तक वो फैसला नहीं कर पा रहे। हाँ, कल साहब जिस तरह से हम बात कर रहे हैं ग्राउंड रियलिटी पर, जिस तरह से मियाँ साहब को सब अच्छा की रिपोर्ट पहुंचाई जा रही है, एक तो सहाफ़ी बरादरी एक उसमें हम देख रहे हैं, एक मायानाज एंकर हैं, सफ़ेवल के एंकर गिरदानी जाती हैं, उन्होंने भी ये तरीक़ाकार पकड़ा हुआ है और इस तरह की मुतअद्दिद वीडियोज़ आई हैं, बाकायदा एक्सपोज हुई हैं कि मुझे उन हलकों में भेजा जाए जहाँ पे नून लीग की तूती बोलती है। तो इस तरह के सर्वे जब उन तक पहुंचाए जाएंगे मियाँ साहब तक, फिर तो वो हैयत बदल जाएगी, हक़ाइक़ को समझने में कामयाब हो जाएंगे। देखिए ये जो सर्वेज होते हैं ना, आप देखें ये पाकिस्तान जो है, ये पाकिस्तान की हद तक नहीं है, बल्कि आप देखें कि अमरीकी इंतखाबात के अंदर जो सर्वेज होते हैं, ज़रूरी नहीं होता कि सर्वेज के मुताबिक जो है नताइज भी आए। सर्वे स्पॉन्सर्ड होते हैं, वो टिल्टेड होते हैं, तसब होता है उनका, कहीं ना कहीं जाके वहाँ पे आपको नज़र आ रही होती है, क्वेश्चन इस तरह पुट किए जाते हैं, फिर उसके जो नताइज होते हैं किसी की खुशनुदी हासिल करने के लिए, और इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। अब देखिए अगर सर्वेज़ की बात की जाए तो अमरीकी सर्वेज़ के मुताबिक जब पिछले इलेक्शन थे तो डोनाल्ड ट्रंप जो है उनको किसी सर्वे में भी वो कामयाब दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन जब इलेक्शन के नताइज आए तो वो उन सर्वेज़ को उन्होंने जो है बिल्कुल एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ था अमरीकी अवाम के लिए कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इंतखाबात के अंदर जो है कामयाब हो गए, जबकि कोई भी सर्वे किसी सर्वे में उनकी कामयाबी जो है वो नहीं दिखाई जा रही थी। इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो सर्वेज का सिलसिला जो जारी है, अब ये भी फरमाइशी जो सर्वे जारी है, और उसमें सर्वेज के हवाले से भी एक तो ये है कि जिस तरह एक एंकर है या सहाफ़ी है उसका अपना एक जो अगर किसी तरफ झुकाव है तो वो उसी तरीके से सर्वे के जो नताइज हैं वो भी उस चीज़ को काफ़ी रिफ्लेक्ट करते हैं। अब एक तरफ अगर हबीब अकरम सर्वे कर रहा है तो उसके नताइज कुछ और तरीके से आ रहे होते हैं, दूसरी तरफ अभी जो आपने खातून एंकर का बात की तो उनके जो सर्वेज के नताइज हैं वो थोड़ा दूसरी जो है जो चीज़ दिखा रहे होते हैं, तस्वीर का दूसरा रुख जो है वो नज़र आ रहा होता है। तो मामला ये है कि ये सर्वेज जो है, दूसरी बात ये है कि ये हक़ाइक़ से तो नहीं भागा जा सकता, हक़ाइक़ या जो वोटर होता है, ये तो अब एक हल्के के अंदर अगर 6 या 7 लाख या 5 लाख वोटर है तो सर्वे जो करने वाला है एंकर या फीमेल या मेल, तो वो चंद दर्जन लोगों तक वो पहुँचते हैं। तो चंद दर्जन जो लोग होते हैं वो जिस एरिया में रहते हैं या उनका किसी अगर सियासी जमात से वाबस्तगी होती है तो उस परसेंटेज को पूरे 4-5 लाख वोटर के ऊपर जो है वो एप्लीकेबल नहीं हो सकती। लेकिन कल साहब लगता नहीं है कि 12 से 14 अफराद की एक ज़ाती राय को लाखों अफराद के ऊपर हावी करके टीवी या मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया पे दिखाना उस हल्के पर असरअंदाज होने के मुतरादिफ नहीं है सियासी तौर पे? देखिए मुझे ये बताएं कि जो वोटर ने एक ज़हन बनाया होता है वो सर्वे की बुनियाद पर किसी पार्टी को या उम्मीदवार को वोट नहीं देता। उम्मीदवार को 2-3 चीज़ें होती हैं जो फैक्टर होता है वोट देने का। एक ये होता है बरादरीज़म आ जाता है, सही है, दूसरा धड़ेबंदी होता है ज़्यादा। हाँ धड़ेबंदी आ जाती है, तीसरी ये होती है कि नजरियाती वाबस्तगी किसी सियासी पार्टी से वोटर की, ठीक है, ये 3 चीज़ों को वो मद्देनजर रखता है। और चौथा जो है उम्मीदवार के हवाले से उसकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग। ये 4 मेन फैक्टर होते हैं जिसकी बुनियाद पर उसने अपने उम्मीदवार का या वोट का इंतखाब करना होता है। जहाँ तक मामला रहा ये मेन स्ट्रीम मीडिया पे सर्वे हो या सोशल मीडिया के जरिए सर्वे हो, इन सर्वे की बुनियाद पर वो अपना ज़हन बिल्कुल भी तब्दील नहीं करता। वो ज़हन बनाया होता है उसने और उसको पता होता है वोटर को इलेक्शन के पहले दिन से कई दिन पहले ही कि उसको कि किस जमात के कैंडिडेट को या किसको उसने वोट देना है। तो लिहाजा इन सर्वेज की बुनियाद पर मैं नहीं समझता कि ज़हन आप किसी का तब्दील कर सकते हैं। हाँ, ये जो पार्टी होती है जिसके हक में ये सर्वे के नताइज जा रहे होते हैं, वो उस चीज़ को प्रोपोगेट करती है, प्रमोट करती है और वो तासर देने की कोशिश करती है, हवा या फिजा बनाने की कोशिश करती है कि देखें जी इस हल्के के अंदर जो है लोगों ने अपना फैसला सुना दिया, लोगों ने जनाब ये अपना फैसला दे दिया, इलेक्शन से पहले इलेक्शन का नतीजा आ गया। तो ये एक स्टैंड तो होते हैं इलेक्शन के हवाले से, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसका जो है आम वोटर के ऊपर को बहुत बड़ा असर जो है ये डालने में कामयाब नहीं होते। हाँ, 1-8% में भी इस ट्रेंड की वजह से, इस फैक्ट की वजह से या इस हवाओं के रुख की वजह से लोग शायद इससे इम्प्रेस हो जाए। ऐसा वोटर जो लेकिन कल सब हवाओं के रुख को देखकर वोट कास्ट किया जाता रहा है,
ये पाकिस्तान की तारीख में है। अवाओं का रुख देख के जी वो जीतना नहीं है, वोट ज़ाहिर नहीं कर सकते, ये आम जेस्चर लोग इसको डिस्कस देखिए करते हैं। ये एक मसला है, और ये ख़ास तौर पर अगर बात की जाए तो देहात के अंदर, गांव देहात के अंदर लोगों का एक ज़हन है, और वो ये समझते हैं कि किसी भी ऐसे उम्मीदवार को वोट देना, वोट ज़ाया करना के मुतरादिफ है जिसकी पार्टी इक़्तिदार में नहीं होगी। क्योंकि उनको ये होता है कि उस पार्टी के उम्मीदवार को वोट दिया जाए जिसके बारे में उनको यकीन हो, और अफवाहों का रुख जो है वो बता रहा हो, और हालात वाक़यात बता रहे हो कि ये पार्टी जो है इक़्तिदार में, सूबे में या वफाक में आने जा रही है। क्योंकि उन लोगों का ये होता है कि थाने कचहरी का मामला, और वो समझते हैं कि जो हारी हुई पार्टी है, जो शिकस्त खुर्दा पार्टी है, जिसकी हुकूमत नहीं आएगी, वो ना तो हमारी नालियाँ सोलंग बना सकती है, ना हमें थाने से हमारा बंदा छुड़ा सकते हैं, ना हमें कोई पटवारी से रिलेटेड या महकमा माल से रिलेटेड किसी में हमें हेल्प कर सकते हैं। गांव देहात के अंदर तो सूरत हाल ये है कि लोग जो है अपने शनाख्ती कार्ड बनवाना हो, अपना पासपोर्ट बनवाना हो, अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो, हालांकि ये चीज़ें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, या फ़र्द लेनी हो पटवारी से, या FIR दर्ज करानी हो, तो वो बजाय मुतलका दफ्तर के, थाने के, महकमा माल के दफ्तर के, नादरा के दफ्तर के, पासपोर्ट ऑफिस के, वो अपना जो रिस्पेक्टिव उनका MNA या MP होता है उसके डेरे पर जाना प्रेफर करते हैं, और वहाँ से एक पर्ची या रुका लेते हैं, और उसके बाद जो मुतलका दफ्तर में वो जाते हैं। तो ये एक चीज़ जो है ये एक मौजूद है रूरल अगर पॉपुलेशन के अंदर बात की जाए। जहाँ तक मामला है शहरी हलकों का, तो शहरी हलकों के लोग जो है इस चीज़ के ऊपर बिलीव नहीं करते, और वो डेरों पे जाकर या अरकान कौमी या सूबाई असम्बली जो है उनके डेरों के बजाय वो सीधा दफातर का रुख करते हैं। हम ये भी कह सकते हैं ना कि गांव देहात में थाना कचहरी की सियासत जो है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई, वो बाकायदा परवान चल रही है। देखिए ये भी एक फैक्टर है कि ज़ाहिर बात है धड़े हैं। अब जिस तरह देहातों में पता है कि ये उस पार्टी के साथ है, ये उस पार्टी के साथ है, तो जिस तरह शहरों में शायद उस तरीके से छापों का सिलसिला जारी नहीं है, जिस तरह देहात के अंदर हर गांव में पता है कि ये PTA के सपोर्टर है, ये फलां जमात का है, तो जो PTA के सपोर्टर है उनके लिए जो है काफ़ी ज़्यादा मामला जो है वो संगीन है, और वो अपनी कंपेन करना तो दूर की बात है, वो अपने घरों के अंदर जो है वो सो नहीं पा रहे, क्योंकि छापों का सिलसिला मुसलसल जारी है। लेकिन उसके अगर कंपेयर करें शहरी इलाकों के अंदर, तो यहाँ पे उस तरीके से प्रोमिनेंट चीज़ें नहीं है महलों के अंदर, शहरी आबादियों के अंदर, के जिसके अंदर पिन पॉइंट या टारगेट करना आसान हो नून लीग के लोगों के लिए या पुलिस के लिए कि किन किन लोग जो है वो एक्टिव है और उनको पकड़ा जाना चाहिए, या उनके ऊपर छापों का सिलसिला जो है वो शुरू किया जाए। तो ये जो चीज़ है ये एक भी वाज़ेह एक फ़र्क है। अच्छा, अब मामला ये है कि ये जो चीज़ें हो रही हैं इसके हवाले से ये जो इलेक्शन का नतीजा आएगा वो तो क्या आएगा, वो तो बज़ाहिर जो नज़र आ रहा है वो तो सबको पता है। लेकिन अभी इलेक्शन से इनकार से पहले ही इस सारे प्रोसेस के ऊपर बहुत सारे जो है वो सवालात उठ रहे हैं, और सवालात उठ चुके हैं। इसी तरह का एक सवाल मेरा भी है यहाँ पे। जिस तरह से पाकिस्तान तरीके इंसाफ मुश्किलात का शिकार है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तरीके इंसाफ मुकम्मल तौर पे चार्ज है, वो हर सतह पे ये बात कर रही है कि हमने इलेक्शन से बाइकआउट नहीं करना, हमने हर सूरत इलेक्शन में जाना है। क्या बाद में पाकिस्तान तरीके इंसाफ यही इलेक्शन कबूल कर सकेगी? देखिए मामला ये है कि जो अगर तो रिजल्ट उनके कबूल देखिए करना या ना करना पाकिस्तान के अंदर ये एक मसला रहा है। 2013 के इंतखाबात थे, उनके ऊपर भी बहुत सारे सवालात थे। 2018 के इंतखाबात के ऊपर नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ सवालात थे। तो इससे पहले 8 के या 2 के जैसे भी जिन इलेक्शनों की बात या पीछे भी चले जाए, तो कभी भी पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसे इंतखाबात आप नहीं कह सकते कोई सिवाय एक आध के कि जिनके ऊपर जो तमाम जमातें जो हैं इस बात पर मुतफिक हों और कौम मुतफिक हो कि ये इलेक्शन के जो नताइज है ये बिल्कुल आवाम की मंगों के मुताबिक है, और ये इलेक्शन जो है इंतहाई शफाफ और गैर जानबदार है। तो इस मरतबा भी जो है वो सिलसिला उसी सिलसिले की जो है कंटिन्यूटी है। लेकिन मेरा ख्याल है कि शिद्दत में इस हवाले से अगर देखा जाए या पिछले माजी के जो अगर आप प्रेसिडेंट्स देखें तो उस हवाले से तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर जो है ग्रे एरियाज़ मौजूद हैं। तो अब देखना ये है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक आइनी इदारा है उसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर, उस इदारे के ऊपर बहुत सारी जमातें जो हैं उनकी जानब से, ख़ास तौर PTA की जानब से तफजात मौजूद हैं, और उस वक़्त से तफजात मौजूद हैं जबकि उनकी वफाक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में
हुकूमतें भी थीं तो उस वक्त भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तब्दील करने के वाले से उन्होंने बड़ी कोशिश की, या वो चाहते थे कि उनको तब्दील किया जाए, लेकिन वो उनकी नहीं चल सकी। तो मामला ये है कि अब ये इस इदारे का काम है कि वो इन चीज़ों से अपने आप को थोड़ा सा डिस्टेंस पे लाए और अपनी क्रेडिबिलिटी जो है उसको इस्टेब्लिश करने के लिए जो है अपना एक किरदार अदा करे। लेकिन अभी तक जो इक़दामात हैं उसके ऐसे नज़र नहीं आ रहे जिससे ये लग रहा हो या जिससे हम यकीन कर लें कि वाकई इलेक्शन फ्री एंड फेयर जो है करवाने के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पूरी तरह जो है वो कारबंद हो चुका है और वो इस चीज़ पे कोई कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन तहरीक इंसाफ तो ये भी कह रही है ना कि इलेक्शन कमीशन एक पार्टी के तौर पे अपना किरदार अदा कर रहा है। देखिए यही मैं कह रहा हूँ, तो अब ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही इस चीज़ को तासर को ज़ाहिर कर सकता है ना, और वो अपने एक्शन से करना पड़ेगा उसको। अब तो वो एक पार्टी की हैसियत बना हुआ है ना कि वो इलेक्शन कमीशन तो उनको बल्ले का निशान देने के लिए तैयार नहीं है और उनकी पार्टी के इलेक्शन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। ठीक है कल साहब, इसी पर बात करेंगे। हम यहाँ पे छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। जिस तरह से बात जारी थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टिकटों के लिए इस वक्त काम कर रही है, लेकिन बात से बात करने से पहले मैं थोड़ा सा नज़रें जो हैं दिलवाना चाहूँगा जो इस वक्त बैठे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा। ज़मान पार्क में ड्यूटी के दौरान एक इंकशाफ हम टिकटों के फ़रोख्त के हवाले से लेके आए थे। इंसाफ टाइगर फोर्स के हेड ने इस बात की तस्दीक की। पहले उनकी गुफ्तगू सुन लें, फिर दोबारा इस पर बात करते हैं। इस तरह के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हमारे भी हैं, इंसाफ टाइगर फोर्स के भी, क्योंकि हम यहाँ पे मौजूद रहते हैं 4 महीने से। तो ऐसे हुआ है कि अगर एक हल्के से 10 लोगों ने दरखास्तें जमा कराई है ना, तो उनमें से जो पार्लिमानी बोर्ड है उन्होंने ऐसे किया है कि जो अपने लोग हैं उनको उनके 3 नाम उन्होंने भेजे हैं। नाज़रीन, गुफ्तगू सुनी है उनकी आपने, उन्होंने इसका तस्लीम किया। मेरा सवाल उनसे ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आम रहनुमा उनको जो है जो टिकटें दी जा रही हैं इस वक्त, उनको शॉर्ट लिस्ट किया जा रहा है। शॉर्ट लिस्ट करने से पहले फॉर्च्यूनर और घोड़े जो हैं वो तोहफे में दिए जा रहे हैं, और उसके बाद जो है शॉर्ट लिस्ट में उनका नाम जा रहा है। वो कौन कर रहा है? टिकटों के फ़रोख्त का सिलसिला जारी है। मुस्लिम लीग नून भी इस हवाले से काम कर रही है। असद खल साहब ने जिस तरह से आपने बात की कल भी प्रोग्राम में कि मुस्लिम लीग नून जिन हजरात का नाम ले रही है लिस्टों में आएंगे, सबको टिकटें नहीं मिलेंगी। ये टिकटों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला जो पार्टियां करती हैं, ये आगे पीछे बैक एंड बैलेंस किया जाता है। कल साहब, ये क्यों, किस लिए? देखिए, पाकिस्तान के अंदर नाम की जमहूरियत तो मौजूद है, लेकिन यहाँ पे जितनी भी हमारी पार्टियां हैं उनके जो सरबराहान हैं या सीनियर लीडरशिप है, वो इस जमहूरियत को भी डिक्टेटरशिप की तरह जो है वो हाँकना चाहते हैं और चलाना चाहते हैं। अक्सरियती राय का एहतराम यहाँ पे नहीं है, और यही वजह है कि जो लोग जो कि कई अशरों से उनके साथ वाबस्ता होते हैं, जब ऐसे लोग, जिस तरह कहा कि तोहफे तहफ़ों का सिलसिला ये सारी पार्टियों में चलता है कि बड़ा अगर कोई मालदार सामी आ जाए, कोई उम्मीदवार आ जाए उस हल्के से, और उस पार्टी के सरबराह को डोनेशन के नाम पर बड़ी पैसे दे दिए जाए, या इस तरह की और कोई ब्राइब, या उस पार्टी के सरबराह को लगे कि ये जो बंदा है हमारी पार्टी के लिए ये फाइनेंसिंग कर सकता है या हमें सपोर्ट कर सकता है, तो फिर वहाँ पे मेरिट्स और जो चीज़ें हैं वो वहाँ पे इग्नोर कर दी जाती हैं और उन लोगों को टिकट दिए जाते हैं। और ये ज़्यादातर आप देखें कि जो ना सिर्फ पीटीआई के अंदर, नून लीग है, दीगर जमातों के अंदर भी ये सिलसिला जो है ये चलता है। लेकिन होता क्या है कि उसके बाद चूँकि जो बाकी लोग होते हैं पार्टी के अंदर, तो वो इतनी शिद्दत से शायद आवाज़ बुलंद नहीं कर पाते या उनको करने नहीं दी जाती कि ये जो एक गलत फैसला है इसको रिवर्स किया जा सके। तो ये चीज़ जो है यहाँ पे एक मौजूद है, क्योंकि हकीकी जमहूरियत की अगर बात की जाए तो वहाँ पे तो जो लोग आपके साथ वाबस्ता है, जो अपनी वफादारियाँ तब्दील नहीं करते और जिनको हल्के के लोग जो है वो मुंतखब करते हैं, और उनको इग्नोर करके ऐसे जो पैराशूटर्स हैं या इस तरह के जो लोग होते हैं उनको अगर आप अकोमोडेट करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन जो 2018 का इलेक्शन, उसके बाद एक हेलीकॉप्टर उड़ा और उसमें बड़े बड़े मेहमान बिठा के लाया और गवर्नमेंट बनाई गई।
आज मुस्लिम लीग नून उसी डगर पे है, वही चीज़ें हो रही हैं, उसको डिस्कस किया जा रहा है, वही रास्ते पर चल रही है। तो क्या आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फेस कर रही है, कल को मुस्लिम लीग नून भी कर सकती है? बिल्कुल, ये 2-2 3-3 दफ़ा हो चुका है, लेकिन फिर भी इनको समझ नहीं आती। नून लीग के साथ 3 दफ़ा हो चुका, पीपल्स पार्टी के साथ 1-2 दफ़ात हो चुका, अब पीटीआई के साथ भी पहली मरतबा ये सूरत-हाल हो रही है। लेकिन यहाँ पे हमने ये देखा है कि वही पार्टी जो कभी ज़ेर-ए-ताब होती है और कभी जो है फिर इक़्तिदार के अंदर आती है, तो उस वक़्त फिर उसका जो है बिल्कुल सारी चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। तो ये चीज़ें जो हो रही हैं, जिस तरह आपने कहा कि जब पीटीआई की हुकूमत बनी पंजाब में या वफाक में, तो उस वक्त जहांगीर के जहाज़ ने जो किरदार अदा किया कि पटके डाल डाल कर किस तरह आज़ाद, अभी भी सूरत-हाल अगर आप पीटीआई से बल्ले का निशान छीनेंगे, तो अगर आज़ाद हैसियत में उनके जो लोग अगर मुंतखब होंगे, तो वो एक बहुत बड़ी एक मंडी लगेगी, हॉर्स ट्रेडिंग का बाज़ार एक गर्म होगा, और उसका नतीजा क्या होगा कि जमहूरियत बजाय मजबूत होने के मज़ीद कमज़ोर होगी, और वो जो हुकूमत होगी वो डिपेंड करेगी इन आज़ाद अराकीन जो है, और ये बहुत बड़ा एक प्रेशर ग्रुप बनकर ब्लैकमेल होगी, सामने आएगा और ब्लैकमेल होगी हुकूमत, और कोई भी वो आज़ादाना तरीके से अपने फैसले नहीं कर पाएगी। और उसका नतीजा क्या निकलेगा कि जब कल को हुकूमत वो जाएगी, तो वो ये एक्सक्यूज़ बनाने की कोशिश करेगी कि चूँकि हमारे साथ लोग आज़ाद थे वफादारियाँ तब्दील करके, या उनकी हमने वफादारियाँ तब्दील कराई, या वो उन्होंने ज्वाइन हमें किया, तो इसलिए उनके अपने मुतालबात या स्टेक्स थे, और हमारे पास चूँकि 2 तय अक्सरियत थी नहीं, तो इसलिए हम बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सके। तो मामला ये है कि ये जो चीज़ें हो रही हैं, जिस तरीके से ये सारा मामला किया जा रहा है, ये सारा प्रोसेस है, और इस प्रोसेस लेकिन के कल साहब बाद इसके साथ सिर्फ ये चीज़ नहीं है, इत्तेहादी जमातें जो हैं वो भी नून लीग पर जोर दे रही हैं सीट एडजस्टमेंट के लिए। तो किस किस के साथ नून लीग सीट एडजस्टमेंट करेगी? आईपीपी जो है वो अब कहती है कि 5 कौमी की बजाय हमें 7 सीटें जो है वहाँ पे एडजस्टमेंट की जाए। तो आप मुझे बता दें कौन से ऐसे 7 हलके हैं जहाँ पे आईपीपी के कैंडिडेट आपको कामयाब होते नजर आ रहे हैं? मुझे तो नून लीग के भी फिलहाल ग्राउंड रियलिटी जो है तो अब नजर नहीं आ मामला रही। ये है कि एक तरफ वो 7 सीटें उन्होंने कौमी असम्बली से मांग ली हैं, पहले 20 सीटें कौमी से मांगी थी, 44 सीटें जो है सूबाई से मांगी थी। उसके बाद जो है काफ लीग जो है उन्होंने कहा था कि हमें जो है कौमी असम्बली की 2 या 3 की बजाय हमें 8 सीटें चाहिए, और 8-10 सीटें उन्होंने सूबाई असम्बली की भी मांगी। लेकिन नून लीग जो है, मैं नहीं समझता कि वो इन ख्वाहिशात को या इन मुतालबात को पूरा करने की पोजीशन में है, या वो कर पाएगी, क्योंकि उनकी अपनी पार्टी के अंदर बहुत सारी सवाल से रिजेंटमेंट मौजूद है, और वो रिजेंटमेंट का नतीजा ही है कि आज तक वो बहुत सारे हलकों के अंदर जो है वो पार्टी के उम्मीदवारों का फैसला नहीं कर पा रही नून लीग, और उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त वो नहीं जारी कर पा रही। तो ये चीज़ें जो है ये बेसिकली तो नून लीग जो है वक्ती तौर पर शायद वो ये समझें कि वो उनके फ़ायदे के लिए, लेकिन इस तरीके से अगर आप आज़ाद सीट में बड़ी तादाद में लोग आ जाएंगे, या आईपीपी से या काफ लीग से आएंगे, तो फिर कल को ये लोग ब्लैकमेल भी करेंगे, और हुकूमत जो है अगर नून लीग इस तरह बन भी जाएगी, तो उसके लिए बहुत सारे फिर मसाइल और परेशानियां मौजूद रहेंगी। अब होता ये जो अभी आपने बात की कि जब ये पार्टियां अपोजिशन में होती हैं, तो उस वक्त तो इनको बड़े असूल और नज़रियात और उस तरह की बातें की जाती हैं, लेकिन जब ये इक़्तिदार में आने के लिए इनको वही पार्टियां जिनके ऊपर ये तनकीद करती हैं कि वो इलेक्टेड नहीं है, सिलेक्टेड है, और वो कंधों पर बैठ कर आई हैं और इदारों के ज़रिए आई हैं, और आवाम की मैंडेट की बजाय वो सिलेक्टर है, तो जब इनको मौका मिलता है तो ये भी आवाम के पास जाने की बजाय, या आवाम के वोट की ताकत की बजाय, या उस की बजाय ये शॉर्टकट जो है उसकी तरफ रुख करते हैं, और ये भी कोशिश करते हैं कि जितनी मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़ है इदारों को इस्तेमाल करके किसी न किसी तरीके से एक सीढ़ी बनाकर चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आया जाए। उस वक्त ना इनके कोई असूल होते हैं, ना नज़रियात होते हैं, उस वक्त सिर्फ एक ही इनका ख्वाब होता है और एक ही टारगेट और गोल होता है कि हर सूरत में हमने इक़्तिदार में पहुंचना है। उसके लिए रूल्स ऑफ द गेम्स जो है वो चेंज हो, चीटिंग हो, और आप जो है यानी 2 नंबर तरीके से आप चोर दरवाज़ों से आएँ, तो अपने लिए जब बात आती है तो फिर जो है वो ठीक है, लेकिन दूसरों के लिए जब ये बात होती है तो उस वक्त इनको बहुत बुरा भी लगता है, और उस वक्त बड़ी तनकीद भी करते हैं। कल साहब आज हम सब आम फैसले 4 आम फैसले आज
सुप्रीम कोर्ट से हुए। एक तो परवेज़ मुशर्रफ जो साबिक जनरल, साबिक सदर है, उनकी सज़ाए मौत जो है वो बरकरार रखी गई है। वो तो जा चुके दुनिया से, उनकी सज़ाए मौत बरकरार रखने की वजह क्या है, इस पर भी बात करेंगे। दूसरा, जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी का आज इस्तीफ़ा जो है वो आ गया हुआ है, इस इस्तीफ़े की क्या वजूहत है? देखिए, वो जस्टिस सैयद मुज़ाहिर अली नकवी जो है उनकी जानब से जो ख़त लिखा गया, सदर मुल्कत को अपना रेजिग्नेशन दिया गया। वो ये कहते हैं कि मेरे खिलाफ जो शोकाज हुआ उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर दरख्वास्त दी गई और ये कहा गया कि उस कार्रवाई को रोका जाए और पहले जो सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से ये सारी चीज़ें डिटरमिन करे। और दूसरा, वो ये प्ली ली है कि जिस तरह से जस्टिस काजी फाइसा जो चीफ जस्टिस है, उनके बारे में जब केस आया तो उन्होंने कहा था कि वो अपनी अहलिया या फैमिली के बारे में जवाबदेह नहीं है। तो वो कहते हैं मेरे बेटे भी इंडिपेंडेंट हैं, वकला हैं और दोनों, और उनके बारे में वो जवाबदेह नहीं है। और साथ वो ये भी कहते हैं कि जो केस उठाया गया है वो चीज़ें उन्होंने इनकम टैक्स के अपने गोशवारों के अंदर जाहिर की हैं। अगर वहाँ पे कोई एम्बिग्यूटी होती तो FBI जो है उनसे दरियाफ्त कर सकता था और उनसे जो है इनकम टैक्स के हुकाम जो है वो पूछताछ कर सकते थे। लेकिन वो कहते हैं ऑलरेडी जो ज़ाहिर शुदा जो डिक्लेयर्ड असासे हैं, ये एसेट्स है, उसके ऊपर ये कार्रवाई करना जो है वो बदनीति पर मबनी है। और दूसरी जानब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि चूँकि सुप्रीम कोर्ट में उनकी दरख्वास्त मुस्तरद हो चुकी है और ये लग रहा है कि शायद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होने जा रही, तो उससे पहले उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। दूसरी जानब मियां दाऊद जो है, जो उनके खिलाफ कंप्लेनेंट भी हैं, उन्होंने ये दावा किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से जाएंगे कि ये इस्तीफ़ा दे के इस तरह जज साहब जो है अपनी इंसाफ से बचने के लिए वो ये कार्रवाई उन्होंने की है या इक़दाम उठाया है, तो इसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट में जाने का उन्होंने कहा कि शायद चले गए हैं या जा रहे हैं। तो अब ये देखिए, दूसरी बात जो आपने की जनरल परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से, देखिए फैज़ाबाद धरना केस हो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जुडिशल मर्डर केस हो, या ये जो जनरल मुशर्रफ जो है उनके हवाले से, तो अब इन फैसलों का क्या असर होगा? लेकिन खल साहब, बानी चेयरमैन जो अभी जेल में हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी बड़े बड़े बयान जो हैं उनके मुख्तलिफ ज़राए से दिए जा रहे हैं। आज उनकी बहन अलीमा ख़ान ने कहा कि बानी चेयरमैन ने कहा कि मुझे अगस्त 2022 में जनरल बाजवा ने बुलाया और ऑफ़र दी कि रजीम चेंज के ख़िलाफ़ एहतजाज बंद कर दो तो 2/3 अक्सरियत देंगे। इस तरह के बयानात बानी चेयरमैन के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा कर सकते हैं या फिर वो कोई ख़ास पैगाम देना चाहते हैं? देखिए, बेसिकली ये जो चीज़ इस तरह की बातें आती हैं उसका मकसद ये होता है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है उसको बेनकाब करना या उनके बारे में लोगों के जहनों के अंदर जो ऐसी चीज़ें डालना कि ये जो पॉलिटिकल जो अफेयर्स हैं या हुकूमत के हवाले से जो बनाने या उनको गिराने के हवाले से इनका जो रोल है बेसिकली उसको हाईलाइट किया जाता है। और उसका मकसद ये है कि वो बता रहे हैं कि मैंने जिस तरह ये साबित करने की कोशिश की जा रही है उनकी बहन के जरिए जो बयान आया है कि उनको ऑफ़र थी 2/3 खरीद की, लेकिन उस चीज़ को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, यानी वो बड़े असूल पसंद निकले। तो ऐसा मामला नहीं है, ये मामलात इसके थोड़ा बरक्स है। अगर ऐसी बात थी तो एक तरफ तो वो हेल्प उनकी लेते रहे, उसका उन्होंने इतराफ़ भी किया कि जब हमें कोरम पूरा नहीं होता था, जब हमें बजट पास कराने का मामला आता था, फाटफ के बिल का मामला आता था, तो वहाँ पे हमें ISI को और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है उनको कहना पड़ता था, उनकी मदद लेना पड़ती थी ताकि बंदे जो है उनको पूरा किया जा सके। तो एक तरफ तो वो चीज़ ये हासिल कर रहे थे, ये फ़ायदा ले रहे थे, ये बेनिफिट ले रहे थे, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं जी हमें ऑफ़र आई लेकिन मैंने उस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये बात के अंदर काफ़ी ज़्यादा तज़ाद मौजूद है। तो इस चीज़ को तो क्लैरिफाई जनरल बाजवा साहब ही कर सकते हैं। अब मामला ये है कि जो आर्मी चीफ या DG ISI होते हैं वो अपनी रिटायरमेंट के गालबन 2 या 3 साल तक जो है वो बाकायदा उनकी जो है वो बयान वगैरह नहीं दे सकते, इंटरव्यू नहीं दे सकते, और उनके हवाले से काफ़ी चीज़ें जो है वो उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन मौजूद होती हैं। ठीक है, कल साहब, इस्लामाबाद में आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मरकज़ी सेक्रेटरीट जो है वो बंद कर दिया है। तो तर्जमान का ये कहना है कि किसी मखसूस शख्सियात की जानिब से कोई शरारत की जा सकती है जिस वजह से हमने ख़ुद ही बंद कर दिया है। ये कैसा फ़ैसला साबित हो सकता है तरीके इलेक्शन के दिनों में? देखिए, हमने ये भी मनाजर देखे हैं कि जब मुस्लिम लीग हाउस डेविस रोड पे है,
कभी वहाँ पे काफ लीग का हमने कब्जा देखा और कभी नून लीग का कब्जा देखा, ये चीज़ें जो है होती रहती हैं। अब मामला ये इस तरह इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए तो वहाँ पे अकबर बाबर कुछ लोगों को लेके चले गए, वीडियो बनाई, ये वो सारा किया। अभी पेशावर हाई कोर्ट में भी वही बंदा कहता है जी मैं तो ओहदेदार था और मुझे पता ही नहीं था, मुझे तो टीवी से पता चला, मीडिया से, कि ये इलेक्शन हो रहे हैं। तो मे भी हो सकता है जिस तरह हमने माजी में देखा कि मुस्लिम लीग जो है डेवस रोड पर दफ्तर पर कब्जे के लिए नून लीग और काफ लीग के अंदर सर जंग जारी रही और कभी किसी का कब्जा होता था और कभी किसी का कब्जा। तो उनको ये शायद खदशा हो कि पीटीआई जो है उसके कुछ लोग जो है जिस तरह अकबर अस बाबर या और कुछ लोग हैं, मे भी वो उसको टेक ओवर ना कर लें, कहीं उसके ऊपर बैठ ना जाए या कब्जा ना कर लें। तो ये उनका खदशा हो सकता है और मे भी इसी वजह से उन्होंने ये फैसला शायद बंद कर दिया। ठीक है खल साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, बड़ी ख्वाहिशें थी उनकी, दिल के अरमा सारे आंसू में बह गए। मौलाना साहब से एक साफ़ी ने सवाल किया कि आप जलसे क्यों नहीं करते, तो उन्होंने किस चीज़ का ख़तरा है, उन्होंने कहा ये तो मुझे भी नहीं पता कि मुझे किस चीज़ का ख़तरा है, मैं जलसे नहीं कर पा रहा। तो ये क्या खौफ है मौलाना साहब का, क्यों नहीं जलसे कर पा रहे, किसका डर है? देखिए मौलाना साहब आप देखें जितने वो मंझे हुए सीनियर और जीरक और बड़े सीजनल किस्म के पॉलिटिशियन हैं, जिस तरह वो सवालों के तुर्की ब तुर्की जवाब देते हैं और कुछ सीधे और कुछ ज़ुबानी जुमले, और ये उनका बड़ा खासा है। लेकिन इस मामले के अंदर उनके पास कोई जवाब नहीं था और वो लाजवाब थे। तो यकीनी तौर पर यही है कि अवाम की जो अक्सरियत है या अवाम के जो लोग हैं उनके जलसे जो है वो ना करने की वजह ये है कि उनको ये लगता है या शायद ऐसी सूरत मौजूद है कि ग्राउंड के ऊपर जो है ज़मीनी हक़ाइक़ या हलकों के अंदर जो अगर वो जाएंगे तो वो बहुत बड़े जलसे नहीं कर पाएंगे। देखिए उनके जलसे नॉर्मल आपने देखा कि अगर ज़्यादा तादाद मौजूद होती है तो उसमें ज़्यादातर वो मदारस के तलबा भी मौजूद होते हैं कि जो कि उस इलाके के अंदर या दीगर मुख्तलिफ मदारस जो है उनके तलबा को इकट्ठा किया जाता है, उस्ताज़ा को इकट्ठा करके वहाँ पे एक अच्छी खासी तादाद जो है वो इकट्ठी करके ये दिखाई जाती है। अब अगर वो ये इस सवाल का जवाब ही नहीं है कि मुझे ये नहीं पता कि मैं जलसे क्यों नहीं कर पा रहा, तो मेरा ख्याल है उनको अगर नहीं पता तो सबको ये पता है कि वो जलसे इसलिए नहीं कर पा रहे कि वो जो स्टेट पावर है या मैन पावर है या बहुत बड़ी जो जमे गफ़ीर है या वोटर का जो बहुत बड़ा जो तादाद है वो उनके पास नहीं है। और यही वजह है, इसलिए कभी वो मौसम का बहाना बनाते हैं, कभी वो दहशतगर्दी के वाक़यात को बहाना बनाकर और बार बार वो इलेक्शन मौखर करने के मुतालबात वो जो है वो करते नज़र आते हैं। तो मेरा ख्याल है कि यही वो हकीकत है जो उनको नज़र आती है और नज़र आ चुकी है। मौलाना साहब के तो सदर नहीं बन सकते, ख्याल साहब वो बने भी नहीं हैं, ये ख्वाहिश भी थी। मौलाना साहब सदर नहीं बन सके, मोहसिन नकवी साहब वज़ीर आज़म बन सकते हैं? देखिए मेरा नहीं ख्याल कि इस हवाले से रूमर चली थी एक दो दिन पहले, और ये जिस तरीके से उन अफवाहों के अंदर बताया गया कि जो काकड़ साहब हैं उनको हटा दिया गया और मोहसिन नकवी साहब जो है उनको वज़ीर आज़म जो है बना दिया गया है, तो ये अफवाहें तो थी और भी उस तरह पता नहीं क्या क्या लोगों ने उसके अंदर 7 चीज़ें और भी शामिल की। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई सूरत हाल है। पंजाब के अंदर जो है वो अपने हिसाब से जो भी चीज़ें हैं या टास्क हैं वो बड़े अच्छे तरीके से फुलफ़िल कर रहे हैं। और जहाँ तक मामला है कि उनको अब रिप्लेस करके उस वक्त जब कि इलेक्शन सर पर है, शेड्यूल आ चुका है, तो उनको ये अगर यहाँ से हटाया जाता है और वज़ीर आज़म बनाया जाता है निगरान, तो अभी लग नहीं रहा, इस तरह की कोई पॉसिबिलिटी नज़र आ नहीं रही मुझे। तो अभी आज के दिन तक ऐसे मामलात नहीं है। बहरहाल पाकिस्तान में फिर मैं कह रहा हूँ कोई भी आप बात करने से पहले 100 दफ़ा सोचना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में कोई चीज़ भी इम्पॉसिबल नहीं है। पाकिस्तान में वो चीज़ें हो जाती हैं जो कभी आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, जो आपके वहमो गुमान में नहीं होती, जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। आप देखें ना, अगर बात की जाए निगरान वज़ीर आज़म की, तो सवाए अनवार काकड़ के मेरा ख्याल है कि अनवारुल्लाह काकड़ के अलावा कोई दर्जनों नाम जो है मेरे ख्याल में उन्हें भी एंड टाइम पे पता चला होगा शायद। हाँ जी, वो सामने आया, बिल्कुल उन्होंने बताया कि मुझे भी फ़ोन करके बताया गया कि आपका नाम का कुरा निकला है, तो आप जो है वो तैयार रहें और इस्लामाबाद में ही रहें, क्योंकि किसी वक्त भी आपको हलफ के लिए बुलाया जा सकता है, किसी वक्त भी आपको वज़ीर आज़म बनाया जा सकता है। तो सूरत हाल जब यहाँ पे जिस मुल्क के अंदर ये सूरत हाल हो, और एक वक्त ये भी था कि एक बंदा बैरून मुल्क बैठा हुआ था, जिस तरह मोइन कुरैशी की अगर बात करें, तो उसको एक फ़ोन करता है उसका दोस्त कि आप पाकिस्तान फ़ौरन पहुँचे,
तो आपको वज़ीर-ए-आज़म बनाने का फ़ैसला कर लिया गया। अच्छा। तो उन्होंने कहा जी मेरे पास तो पासपोर्ट था, यानी पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड तक नहीं है। तो उन्होंने कहा उसके लिए भी हम बंदोबस्त कर लेंगे। जिस तरह आपने देखा कि नवाज शरीफ के लिए बायोमेट्रिक जो है वो बजाय वहाँ पे जाते वो वहाँ पे पहुँच गया पूरा सिस्टम ही एयरपोर्ट पे। तो उनके लिए फिर कराची में नादरा का दफ्तर खुलवाया गया और फिर साथ उनसे पूछा गया कि आप अपनी शेरवानी का साइज़ ज़रा बता दें। तो वो फिर साथ ही उस वक्त सरताज अजीज़ जो है जो वज़ीर ख़ज़ाना साहब हुए थे, रिसेंटली उनका इंतकाल हुआ है। तो उन्होंने फिर बताया किसी शख्स को कि जो मेरा साइज़ है इतना, आलमोस्ट उनका भी यही साइज़ है। तो ये सूरत हाल तो भी ये होती है सूरत कभी हाल कभी रही कि है। जिसकी शेरवानी और शनाख्ती कार्ड भी बनाने का फ़ैसला अचानक और उसके वज़ीर-ए-आज़म बनाने का फ़ैसला कर लिया जाता है। तो पाकिस्तान में इसलिए कोई चीज़ भी जो है ना, अगर ये आप कहें कि कोई अचंभे की बात है, अनहोनी बात है, वो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए जो चीज़ें हैं ना, ये कोई मैटर नहीं आप करती, नहीं क्योंकि ऐसे करती। ऐसे काम हो चुके हैं कि उसके बाद कोई इम्पॉसिबल चीज़ नज़र नहीं आती। ठीक है, ठीक है। कल साहब गुफ्तगू की आपने इस पर, पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता, सरप्राइज मोमेंट हो सकते हैं। अनवारुल काकड़ साहब आ सकते हैं तो मोहसिन नकवी साहब भी आ सकते हैं। किसी ने दुआ दी है उनको, तो हम भी दुआ करते हैं कि उनकी दुआ जो है कबूल हो जाए। मोहसिन नकवी साहब की ख्वाहिश है तो अल्लाह पाक उन्हें बनाए वज़ीर आज़म, लेकिन आवाम की जो है वो ख्वाहिश जो है वो देखनी चाहिए। आवाम की ख्वाहिश का अगर फैसला आएगा तो भी पाकिस्तान जो है तरक्की के मनाज़िल जो हैं वो तय कर सकता है। इसी के साथ अपने मेज़बान उसामा ज़ाहिद और असद खल को दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।